Okay, now the alternating current as you have done in alternating generator में alternating current का जो EMF होता है it is given by E equal to E dot sin omega t and the current, this is the EMF, alternating EMF and alternating current is given by I equal to I naught sin ओमेगा टी। ठीक है, अब ये ओमेगा टी फंक्शन के बाद एक डेल्टा मतलब फेज, इनिशियल फेज रह सकता है कोई सिचुएशन में, कोई सिचुएशन में नहीं रह सकता है, वो अकॉर्डिंगली हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनना, उसका आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट करंट मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर हम लोग किए थे उसमें व्हाटएवर फार्मूला वी यूज्ड, all formula and all concepts are applicable over here except the instruments. DC का कोई भी इंस्ट्रूमेंट AC में काम नहीं करेगा। Can anyone tell me why? DC का जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स है they were based on galvanometer, right? And a galvanometer कैसे काम करता है? How does a galvanometer work? On the basis of magnetic effect of current. ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड, सो इफ द करंट डायरेक्शन चेंजेस देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो चेंज as accordingly the direction of the deflection of galvanometer will also change. अब एक ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्टरनेट करता है, मतलब चेंज करता रहता है। ये हम लोग ऑल्टरनेटिंग जनरेटर में देखे थे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सर्किट चेंजेस। कितना बार चेंज करता है एक सेकंड में मालूम है? यू नो एक सेकंड में कितना बार चेंज करता है? कभी सुना है कि जो सप्लाई में करंट आता है वो जो सप्लाई में करंट आता है वो करंट का वैल्यू कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है मालूम है? जो हम लोग का होम में आता है वो 220 वोल्ट होता है, ये मालूम है, सुना है? और फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। जो हम लोग घर में सप्लाई आता है ना, ये जो करंट चल रहा है अभी, दिस वर्क्स एट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? टेल यू इन अ शॉर्ट टाइम। आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। का मतलब है एक सेकंड में 50 बार वो पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है और नेगेटिव से पॉजिटिव बनता है। तो सोचो एक सेकंड में अगर 50 बार पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव बनेगा तो वो जो गैल्वेनोमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसका डिफ्लेक्शन क्या होता रहेगा? ऐसे भी नहीं कर पाएगा क्योंकि 50 बार वो तो ऐसे ऑसिलेट नहीं भी कर पाएगा ना। सो नहीं, वो काम ही नहीं करेगा, इट विल जस्ट स्टेडी। वो काम करने से पहले ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो इसीलिए कोई डीसी इंस्ट्रूमेंट हम लोग एसी में यूज नहीं कर सकते। No DC instruments can be used in AC। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशनल डिफरेंस क्या है? अगर एक सिंपल डीसी सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक सेल होता है और करंट का डायरेक्शन हम लोग को पता होता है क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव में करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर एक सिंपल एसी सर्किट बनाएंगे तो उसमें रेजिस्टेंस होता है और जो सर्किट में हम लोग ईएमएफ डालते हैं उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ एसी सोर्स। क्यों ऐसे डिनोट करते हैं? बिकॉज यहाँ पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस फिक्स्ड नहीं रहता है, कंटिन्यूअसली पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करता रहता है। तो इसीलिए करंट का डायरेक्शन भी एसी सर्किट में मार्क नहीं किया जाता है क्योंकि करंट का डायरेक्शन भी एक सेकंड में कितना बार चेंज होगा? 50 टाइम्स। एक सेकंड में 50 टाइम्स चेंज। इज दैट क्लियर? तो ये है हम लोगों का सिंपल डीसी सर्किट और ये है एसी सर्किट। डन। अब क्वेश्चन है कि अगर हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट डीसी इंस्ट्रूमेंट एसी में यूज नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा? फिर हम लोग करंट ना मेजर कर पाएंगे ना तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे। सो व्हाट विल बी द यूज ऑफ सॉल्विंग सर्किट्स, वर्किंग विद द सर्किट्स? कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। so, इसलिए हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ मेजर करता है। कैसे? हाउ मेनी इफेक्ट्स ऑफ करंट डू यू नो? फर्स्ट,
हीटिंग इफेक्ट, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट और फिर केमिकल इफेक्ट भी पढ़े, इलेक्ट्रिकल में पढ़े ना। इसमें बोथ मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट आर डायरेक्शन डिपेंडेंट, डायरेक्शन डिपेंडेंट मतलब अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट का भी डायरेक्शन चेंज होगा, और करंट का डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो केमिकल इफेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज होगा। समझ आ रहा होगा। लेकिन व्हाट अबाउट द हीटिंग इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? तो ऐसा होता है क्या, अगर एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो वो हीट होता है, दूसरा डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो कूल हो जाता है, दूसरा डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तभी। That is why all AC instruments are called hot wire instruments. Since heating effect is independent of direction of current, hence all AC instruments are dependent on heating effect, on heating effect। हो गया? क्या कंफ्यूजन है बताओ? So heating effect of current independent of current direction है, इसीलिए all AC instruments are depend on the heating effect of current। अब क्वेश्चन है कि हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे हम लोग को पता कैसे चल जाएगा कि करंट कितना है या ईएमएफ कितना है? ऐसे पता चल जाएगा? हाँ, उससे हम लोग हीटिंग इफेक्ट निकाल लिए, हीट निकाल लिए, लेकिन उससे हम लोग करंट का कैसे पता चल जाएगा? मतलब हम लोगों को एक रेफरेंस लेवल रखना पड़ेगा, मतलब एक डीसी सर्किट रखना पड़ेगा, एक एसी सर्किट रखना पड़ेगा, दोनों को पास पास रखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि एसी सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है और डीसी में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर दोनों में सेम हीट प्रोड्यूस हुआ इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तब बोलेंगे कि एसी में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू द डीसी सर्किट। समझ आया? उससे हम लोग एसी का कितना वैल्यू है, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ डीसी, वो निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एसी का तो वैल्यू फिक्स नहीं रहता है ना, कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है, तो हम लोग कभी एसी का वैल्यू बता नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं, उसको डीसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करके डीसी का जो वैल्यू हो रहा है वो बोलते हैं कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी इज द वैल्यू ऑफ डीसी जिसके साथ सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं, मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। ये हो गया है, बताओ जल्दी से। चलो अब दिस so what do, we compare a DC circuit जिसमें एक certain value of EMF है, से we do it with current। ठीक है, इसमें मान लो करंट I है और ये करंट के कारण इस रेजिस्टर में से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है in how much time, in one cycle of AC। एक वन साइकिल ऑफ एसी मतलब एसी, अरे यार कहाँ घूमता है एसी? एसी में जो ऑल्टरनेट करता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव होता है और नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो वैसे एक साइकिल में मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव हो रहा है, वैसे एक साइकिल में लेट द टाइम पीरियड भी टी, तो उतना टाइम में डीसी में कितना हीट प्रोड्यूस होगा? I square RT। This is the amount of heat produced in DC। You know the formula I square RT, heat energy produced in a circuit। But in a AC alternating circuit में क्या हो रहा है, कैसे हम लोग हीट निकालेंगे? देखो इसमें एवरी इंस्टेंट I का वैल्यू चेंज कर रहा है ना, सो पहले एक छोटा सा वैल्यू ऑफ हीट अगर निकालेंगे तो वो होगा I square R dt। फिर टोटल जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ I square R dt फ्रॉम 0 टू कितना टाइम पीरियड। ठीक है, जिसमें R जो है वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है, लेकिन I जो है वो, तो क्या करेंगे
स्क्वायर dt फ्रॉम 0 to t, और ये I का वैल्यू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा t, राइट। सो यहाँ पर I नॉट साइन ओमेगा t पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, जिसमें I नॉट क्या है, व्हाट इज I नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, और वो पीक वैल्यू ऑफ करंट कांस्टेंट होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है, तो इसलिए उसको हम लोग इंटीग्रेशन का बाहर ले सकते हैं। I नॉट स्क्वायर r साइन स्क्वायर ओमेगा t dt फ्रॉम 0 to t, कह रहे ना, हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को, बोलो क्या डाउट है। अच्छा, अब स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, हाँ, सो इसमें कन्वर्ट करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई, राइट, ये फॉर्मूला मालूम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ से कर रहे हैं 0 to t 1 माइनस, अच्छा ये I नॉट स्क्वायर r है, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t by 2 dt. So you know you can split this up. It will be I naught square r by 2 integration of dt minus I naught square r by 2 cos 2 omega t dt. अब मुझे एक चीज बताओ, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, d, ये d हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक्चुअली स्मॉल t लिमिट रहेगा 0 to t माइनस I नॉट स्क्वायर r by 2, ठीक है, I नॉट स्क्वायर r by 2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन, rather this will be cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन 2 ओमेगा t by 2 ओमेगा 0 to t, राइट, ये एक्सप्रेशन आएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा रुको, इसके बाद ले रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, I नॉट स्क्वायर r by 2, ये देखो t हो जाएगा यहाँ पर, माइनस I नॉट स्क्वायर r by 2 4 ओमेगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस साइन 0। अब एक चीज बताओ मुझे, 2 ओमेगा t का वैल्यू कितना है, you know time period is given by omega by, sorry, time is 2 pi by omega, so अगर t time period is 2 pi by omega, then omega t 2 omega t will be 4 pi, आया ना, 4 pi, तो देखो यहाँ पर 4 pi बैठेगा, sin 4 pi का वैल्यू कितना है, 0, so this whole thing will become 0 and you'll have I naught square RT by 2. I just write one more step so that you don't have confusion when I'm understanding. This will become sine of 4 pi minus sine 0. Okay? So that is equal to I naught square RT by 2 plus 0 minus 0. Yeah, minus 0. So अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम इंटरवल ऑफ टाइम लिए, इसमें we took the same interval of time, over here in DC we took t as well as in AC we took the time interval as t, one cycle के लिए जितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग जब इसे क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जब हम लोग इसको और इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे,
इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इस दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो तब हम लोग बोल रहे हैं कि दोनों का हीट प्रोड्यूस अगर सेम होगा सेम टाइम में तभी करंट कंपेरेबल होगा, अदरवाइज करंट कंपेरेबल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये मान लो डीसी है और ये नाउ HDC equal to HAC implies I square RT I এই যে I টা হচ্ছে এটা DC হচ্ছে because this is DC current I DC square RT is equal to এখানে আসছে I naught square RT by 2, right? So RT cancels and how much do you get I DC as I naught by you get IDC as I naught by root 2। हाँ या ना, ये जो IDC आता है ना इसको ही हम लोग बोलते हैं RMS वैल्यू ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? So this is called IRMS is equal to I naught by root 2। अगर हम लोग सिमिलरली निकालेंगे, सिमिलरली ERMS जो आएगा that will be E naught by so RMS वैल्यू का मतलब क्या है, इट इज द इक्विवेलेंट DC वैल्यू। जो हम लोग बोलते हैं ना कि घर में 220 वोल्ट आ रहा है, सो वो 220 वोल्ट पीक वैल्यू नहीं होता है। 220 वोल्ट कौन सा वैल्यू होता है, राइट, द RMS वैल्यू इज 220 वोल्ट, मतलब द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो अगर RMS वैल्यू 220 वोल्ट है, पीक वैल्यू कितना होगा, √2 टाइम्स 220 वोल्ट। This is why we call 220 volt AC is more dangerous than 220 volt DC। क्यों? क्योंकि 220 volt DC में 220 volt ही maximum value of EMF है, लेकिन 220 volt AC में 220 into √2 times will be the peak value of AC। So that is a higher voltage, so you get a higher shock। Could you understand me? हाँ या ना? So you can also write this down। Therefore E naught equal to √2 into ERMS, which is equal to √2 into 220 volt। I don't have enough space to write it over here, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर hence 220 volt AC is more dangerous than 220 volt DC।